स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। और आप सभी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें क्या है, हिंदी इलेक्टिव का जो सैम्पल पेपर है वो बना दीजिए। तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर है। सैम्पल पेपर हम पहले अपलोड कर चुके हैं, प्री बोर्ड का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखा तो वहाँ पर देख लो। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जो सैम्पल पेपर होता है, जो प्री बोर्ड होता है, जो प्रैक्टिस पेपर होता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे टॉपिक आए, क्योंकि टॉपिक तो वही रहेंगे। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको सिंपली जो इंस्ट्रक्शन है वो तो आपको पता ही होंगे, लगातार पेपर देते हुए आ रहे हो आप सभी। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका अपठित गद्यांश आता है, यानी कि जो आपने देखा हुआ नहीं होता है, ऐसा आपका अपठित गद्यांश आता है। पढ़ा हुआ हमारा नहीं होता है, वो गद्यांश आता है। और उसमें से 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक करना होगा जो 10 नंबर का होगा, ठीक है। एमसीक्यू होंगे इसके भी। तो गद्यांश हमारे कभी भी सेम नहीं आते, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी को नहीं करवाऊंगी। अगर आपको करना है तो आप सभी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, और फिर बाद में आप सभी अपना सोल्व करके देख लेना। तो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई क्वेश्चन जो है इनके, और फिर बाद में अपना सोल्व करके देख लेना, जिससे कि आप सभी के लिए इजी रहेगा। ये क्वेश्चन है हमारे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज के। आई होप आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सॉल्व करके देखना अपने इनमें से किसी को भी। अभी हम अपना सीधे जो है अपना सेक्शन जो बी होगा उसमें पहुंचेंगे और फिर वो करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो है काव्यांश आ गया है, काव्यांश भी 2 दिए जाएंगे, उसमें से एक करना है आपको, चॉइस दी जाएगी। 8 नंबर का होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से बोल रही हूँ मैं यहाँ पर आप सभी से, बाद में आराम से बैठ के करना, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगी तो यूजलेस रहेगा, क्योंकि वही तो आने वाला नहीं है। बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, तो इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी मैं ही सोल्व करवा दूंगी तो फिर प्रैक्टिस कैसी होगी आपकी। और वो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं वो तो आते ही रहते हैं, तो इसलिए वो हम करेंगे केवल। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, और कैसी तैयारी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। हिंदी की कैसी चल रही है, पोल साइंस की कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अपना आ गया सेक्शन बी, इसमें 5 नंबर के होंगे। ये आपका जो है अभिव्यक्ति और माध्यम से आता है, ठीक है। सेक्शन बी ध्यान रखना है आपको। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका पूछा गया सेक्शन बी का, यानी कि 37 वाला पूछ रखा है। दृश्यों के आधार पर घटना की जानकारी देने वाला एंकर क्या कहलाता है। तो दृश्यों के आधार पर, यानी कि जब एंकर को क्या मिल जाती है, इमेज मिल जाती है किसी भी घटना की, पिक्चर मिल जाती है किसी भी घटना की, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जानकारी देता है, हमारे तक पहुंचाता है उस जानकारी को। तो उसको क्या कहा जाता है। पहला है एंकर, दूसरा है बिट एंकर, तीसरा है यहाँ पर एंकर विजुअल, और चौथा फ्लैश एंकर। तो आपको पता होगा टीवी के जो चरण है उसमें से पूछा गया है आपका। नहीं देख रखी है आपको वीडियो तो देख लो फटाफट, और हमने अभिव्यक्ति माध्यम की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाई हुई है, और एमसीक्यूज भी करवाए हुए हैं। तो देखो, दृश्य के आधार पर जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी हमारे तक पहुंचाते हैं, उस एंकर को एंकर विजुअल कहा जाता है। विजुअल का मतलब ही होता है देखना, तो इसलिए अपना यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन साथ साथ आंसर देते हुए चलना है। अगला हम सभी के सामने है, पूछा गया है यहाँ पर हमसे कि विभिन्न प्रकार के समाचार खोज, जो होते हैं अलग अलग प्रकार के जो समाचार होते हैं, उन्हें खोज करके अखबार को भेजने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है। तो अलग अलग जो समाचार, यानी कि जो अलग अलग जो घटनाएं वगैरह होती हैं उन पर खोज करके फिर उन्हें अखबार वालों के पास भेजता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। पहला संपादक, दूसरा रीडर, तीसरा संवाददाता, और चौथा प्रकाशक। तो उसको संवाददाता कहा जाता है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं। तो समाचार का जो प्रारंभिक अंश होता है, पहला है यहाँ पर इसको इंट्रो कहते हैं, दूसरा बॉडी, तीसरा ककार, और चौथा यहाँ पर है यह सभी। तो ककार जो है आप सभी को मुझे बताना है, इसमें 6 जो प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से हैं जो सोल्व करने पड़ते हैं एक समाचार में, ठीक है। पर यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन के समाचार के जो प्रारंभिक अंश होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसके यूज करके ही क्या किया जाता है, जो समाचार है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली में आपको पता होगा, पहला जो होता है वो इंट्रो होता है, यानी कि मुखड़ा, दूसरा जो होता है वो बॉडी होता है, और तीसरा जो होता है वो समापन होता है। तो यहाँ पर पहले अंश की बात की जा रही है, प्रारंभिक अंश यानी कि इंट्रो की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए,
अगला यहाँ पर पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना ये हुई थी 1936 में दिल्ली में, तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा 1936। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने, किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? तो कोई भी अगर विशेष मुद्दा है उसको लेकर अगर जनमत तैयार करना है, यानी कि आपको पता होगा कि जनमत तैयार किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी घटना वगैरह है उसको लेकर एक न्यूज़ रिपोर्टर क्या करता है, अपने जो विचार है वो इस तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके से उनके विचार छा जाते हैं कि जो वो बोलता है वही हम भी बोलते हैं। तो ऐसा आजकल बहुत हो रहा है, आपको पता होगा। तो जनमत तैयार करने हेतु जो चलाया गया अभियान होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला है एनकोडिंग, दूसरा है वॉच डॉग पत्रकारिता, तीसरा एडवोकेसी पत्रकारिता और चौथा फ्रीलांसर। तो देखो, एडवोकेसी पत्रकारिता होगा, कैसे याद रखोगे? एडवोकेसी यानी कि एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील होता है, यानी कि जो एडवोकेट होती है वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाकर अपना जो जनमत होता है, यानी कि अपना जो समर्थन होता है इस तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, किसी एक के पक्ष में हो गए। इसी प्रकार से ध्यान रखना, जो एडवोकेसी पत्रकारिता होती है उसमें भी जनमत तैयार किया जाता है किसी एक मुद्दे के पक्ष में, तो इसलिए आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप अपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, इसमें से आपको एक में भी छूट नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर आपका है खंड ग यानी कि सी वाला सेक्शन। अब इसमें आपको कोई भी 5 प्रश्न करने होंगे, हम सारे के सारे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर पोएम दे दी गई है, अपनी एक जो है कविता दे दी गई है, रीड करते हैं फिर पता करते हैं कौन सी कविता है। दिया गया है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे घुराते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर। और भी घने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर स्वामी, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है कौन सी कविता से आपका दिया गया है, तो ये सत्य से दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसी को लेकर जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है कि इसको लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, और काव्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाए हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा तोड़ो कविता से आए, किसी और से भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो प्रैक्टिस पेपर में आपको सत्य कविता का दिखा है। तो आई होप सत्य कविता कहीं कल आ जाए और आप सभी को जो भी कविता अच्छी लगती है उसका ही आ जाए। देखो, यहाँ पर है काव्यांश के कवि व कविता का नाम है, तो काव्यांश का जो कवि है उसका नाम विष्णु खरे और कविता मैंने बताई सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, सत्य की अनुभूति के लिए डैश की आवश्यकता है? पहला वार्तालाप, दूसरा दृढ़ संकल्प, तीसरा ईमानदारी और चौथा उपरोक्त सभी। तो सत्य की अनुभूति के लिए, सत्य हम अनुभव कर लेते हैं, तो उसकी अनुभूति के लिए सत्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया। और अंदर जो है विदुर जंगल की तरफ भाग जाते और दौड़ते रहते, और बताया गया है कि सत्य जानना चाहता है कि हम उसके पीछे हम लगातार उसका पीछा कितने टाइम तक करते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्प, हमारा दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है वो देखना चाहता है। तो इसलिए ये जो ख वाला है यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है कविता में सत्य के अन्वेषक डैश हैं, तो सत्य के अन्वेषक यहाँ पर किसको दिखाया गया है? पहला विदुर, दूसरा युधिष्ठिर और बाकी ऑप्शन बी दे रखे हैं, पर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि युधिष्ठिर को दिखाया गया सत्य का अन्वेषक, सत्य को खोज करने वाला युधिष्ठिर है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा है, इस कविता में मनुष्य के मन की उलझनों व द्वंद्वों को अभिव्यक्त किया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है सही, दूसरा गलत, तीसरा कुछ कहा नहीं जा सकता और चौथा क व ख दोनों। यानी कि ये जो कविता अपनी सत्य कविता है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो मनुष्य है उसके मन में जो उलझने होती हैं, जो द्वंद्व चलता है, द्वंद्व कब चलता है? जब हमें लगता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी कि हमें कुछ सही बात पता नहीं होती और हमारे मन में एक द्वंद्व सा चलता है, एक लड़ाई सी चलती है अपने आप में कि ये बात ठीक है या फिर ये बात ठीक है। तो यानी कि हमें सत्य पूरी तरीके से पता नहीं होता है और उसको लेकर हमें उलझन भी होती है। तो ये जो बात है सत्य कविता में दिखाई गई, जैसे युधिष्ठिर के मन में था, और उसी सत्य को जानने के लिए युधिष्ठिर किसका पीछा करता है? विदुर का पीछा करता है। तो इसलिए आपका जो क वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी कि सही बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखो, यह डैश कविता है, तो ये कौन सी कविता है? पहला छंद मुक्त, दूसरा छंदबद्ध, तीसरा तुकांत और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये जो कविता है आपकी कौन सी है? ये आपकी कविता है यहाँ पर छंद मुक्त, ठीक है, यहाँ पर छंद नहीं है ना, तो छंद मुक्त है, तो क वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर अब हमें जो गद्यांश दे दिया गया है अपने ही चैप्टर से उठाकर दिया है हमारे सिलेबस से। मैं इसे रीड करती हूँ, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखो, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गाँव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी संवदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए ही जो गाँव गाँव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे, औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए ऐसे मर्द को भला जो है मर्द कहेंगे। तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया, आपका चैप्टर संवदिया से लिया गया। ये तो पता चल गया। अब हमें अब देखो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर हमारा 47 वाला, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु यानी कि जो इसके लेखक हैं उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। पहला यहाँ पर है आत्मा का शिल्पी, दूसरा है आंचलिक कथाकार, तीसरा प्रगतिशील विचारधारा समर्थक। तो आत्मा का शिल्पी भी कहा जाता है इसको, आंचलिक कथाकार भी रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और प्रगतिशील जो विचारधारा उसके समर्थक भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है संवदिया का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो जो संवदिया होता है उसका व्यक्ति तत्व पूछा गया है। पहला, संवदिया प्रतिभाशाली होती हैं, दूसरा संवदिया पेटू आदमी होती हैं, तीसरा संवदिया प्रतिभाशाली होते हैं, और चौथा गुणी नहीं होते। तो देखो, जो संवदिया होता है अगर हम पेटू आदमी कहें और हम कामचोर कहें तो यानी कि एक, अगर मैं इस बी वाले को करेक्ट करती हूँ तो सी वाला गलत हो जाएगा। इसलिए ना तो संवदिया पेटू होता है, ना ही लालची होता है, ये तो हमारी क्या है, ना ही कामचोर होता है, ना ही चोरों का गुलाम होता है, वो तो हमारी मानसिकता है। बल्कि संवदिया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। उसी के बारे में फणीश्वर नाथ रेणु हैं उन्होंने अपने इस चैप्टर में बताया है हम सभी को। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया है हमें, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ निम्न में से क्या है। पहला दे रखा है सबका नाथ होना, दूसरा कोई जिम्मेदारी नहीं होना, तीसरा आगे पीछे घूमने वाला, और चौथा जिम्मेदार व्यक्ति। तो देखो, ये जो वाक्य सबसे पहले समझना है किसके लिए बोला गया है, ये जो है हरगोविंद के लिए बोला गया है। तो इसलिए ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ होता है कोई भी जिम्मेदारी जिसके पास नहीं होती है उसको ही संवदिया कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। तो इसलिए अपना ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है संवदिया पाठ में संवदिया का क्या नाम है। तो जो संवदिया पाठ है उसमें संवदिया का नाम अभी भी मैंने बताया हरगोविंद है। तो उसकी स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हरगोविंद उसका नाम है, तो वो गलत है, पर हरगोविंद है उसका नाम, ठीक है, हरगोविंद, ठीक, ना कि गोविंद, ना कि आपका हरगोविंद, ठीक है, हरगोविंद, गोविंद। तो यहाँ पर अगला देखो, अगला क्वेश्चन है संवादिया बनने के लिए अभिनय व संवाद याद रखने जैसे गुण होना वांछनीय है। यह कथन डैश है, तो ये कथन सही है या गलत है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर असत्य है। देखो, संवादिया बनने के लिए ना तो अभिनय होना चाहिए, ना तो एक्टिंग वगैरह करने का जो गुण है उसके अंदर होना चाहिए, और ना ही उसे संवाद वगैरह याद रखने की कोई आवश्यकता है। तो ये जो गुण है उसके लिए वांछनीय है, इन गुणों की आवश्यकता नहीं होती है एक संवादिया को। तो इसलिए सही यहाँ पर ठीक हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा अब जो है नेक्स्ट आ गया, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें किसी भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, पर मैं यहाँ पर सारे के सारे करवाऊंगी। तो 52 वाला देखो, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ डैश विधा में रचित है। तो प्रेम घन की छाया स्मृति जो पाठ है आपका, पहला जीवनी, दूसरा संस्मरण, तीसरा रेखा चित्र, और चौथा आत्मकथा। तो प्रेम घन की छाया स्मृति जो है संस्मरण है, ध्यान रखना है आपको। संस्मरण का मतलब होता है जो चीज़ याद करके फिर लिखी जाती है वो संस्मरण में आती है आपकी, ठीक है। तो याद करके लिखी गई है बचपन की बातें प्रेमघन की छाया स्मृति में लेखक के द्वारा, तो बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल की भारतेंदु जी के मकान के नीचे किससे भेंट हुई। तो रामचंद्र जो शुक्ल है उसकी भारतेंदु जी के मकान के नीचे किससे भेंट हुई थी। पहला पंडित बद्रीनाथ गौड़, दूसरा पंडित केदारनाथ पाठक, तीसरा पंडित उमाशंकर द्विवेदी, और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखो भाई, सारे के सारे जितने भी MCQs अभी तक मैंने देखे हैं वो सारे के सारे मैंने जैसे चैप्टर वाइज करवाए थे और पोएम वाइज करवाए थे और फिर काव्यांश पर आधारित करवाए हैं अभी मैंने, तो वो सारे के सारे वहीं से आए हुए हैं, कहीं और से नहीं आए हुए। आप सभी भी देख रहे होंगे। तो देखो, नहीं देखी अभी तक कोई वीडियो नहीं मिल रही तो मुझे लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे क्या है बोलो, मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी। तो देखो, आप सभी को नहीं, मतलब जो भी बच्चा बोलेगा उसको शेयर करूंगी। तो आपको पता होगा, आप सभी मांगते हैं, तो अगर मैं देखती हूँ कमेंट तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ तुरंत ही। तो भारतेंदु जी के मकान के नीचे जो पंडित केदारनाथ पाठक हैं उनसे भेंट हुई थी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है,
घड़ी के जो पुर्जे लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। तो घड़ी के जो पुर्जे हैं, ये जो लघु निबंध लिखा गया है, इसका प्रतिपाद्य क्या है? पहला ऑप्शन है घड़ी के पुर्जों के बारे में बताना, दूसरा धर्म के बारे में समझना, तीसरा धर्म के उपदेशकों की निंदा करना और चौथा धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को प्रस्तुत करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि धर्म के जो रहस्य हैं उनके ऊपर कोई भी जो है उनको जानने के लिए जो भी धर्म उपदेशकों के द्वारा क्या लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि तुम जो है जिस प्रकार से जो घड़ी है उसके पुर्जे खोल के नहीं देख सकते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है व्यंग्य किया गया है, लेखक के द्वारा घड़ी का दृष्टांत दिया गया है और घड़ी के थ्रू जो है धर्म के जो ठेकेदार हैं उन पर कटाक्ष किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार से घड़ी के पुर्जे हम नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से धर्म का रहस्य जानने का अधिकार हमें नहीं है और इसे बहुत सारे जो प्रतिबंध है धर्म के ठेकेदारों और धर्म के उपदेशकों द्वारा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बालक द्वारा लड्डू की पुकार। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हुए हैं चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज थे और उसमें मैंने बताया था बार बार ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बालक जो है लड्डू की पुकार क्यों करता है, या फिर उसकी झुकी हुई नजरें क्यों थी, या फिर जो उसने इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे क्यों दिए थे, और सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब देखो यहाँ पर लड्डू की जो पुकार है बालक के द्वारा जो की गई थी वो किस बात की अनुभूति है? पहला है जीवित वृक्ष के हरे पत्ते का मधुर मरमर, दूसरा काठ की अलमारी की खड़खड़ाहट, तीसरा बहते हुए झरने का मधुर संगीत और चौथा क और ग दोनों। तो देखो जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर है बालक के लड्डू की पुकार, ऐसा लेखक ने कहा है। किस प्रकार से जीवित वृक्ष का जो हरा पत्ता यानी कि जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो एक हरा पत्ता है, उससे ये पता चलता है कि हाँ अभी पेड़ जो है जिंदा है, वो उसमें जान है अभी। इसी प्रकार से जब लड़का इतने सारे जो बालक है वो इतने सारे प्रश्नों के आंसर दे देता है और वो जो प्रश्न होते हैं उससे काफ़ी बड़ी उम्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो जो प्रश्नों के उत्तर देता है तो उस टाइम पर लेखक को लगता है कि उसकी कान दुखने वाली जो अलमारी है उसकी खड़खड़ाहट आ रही है। तो ये बात भी ध्यान रखना, कब ऐसा लगता है लेखक को कि काठ की अलमारी खड़खड़ाहट, जैसे हमारे कानों में चुभती है कोई भी अलमारी होती है काठ की, जब उसे बंद करते हैं जब उसमें थोड़ी सी खराबी आ जाती है तो हमारे कानों में चुभती है। इसी प्रकार से लेखक के कानों में कब चुभ रही थी उसकी बातें बालक की, जब वो बहुत सारे प्रश्नों के आंसर दे रहा था अपनी छोटी सी उम्र में। जब वह क्या करता है लड्डू की पुकार करता है तो लेखक को लगता है कि हाँ बालक के अंदर अभी क्या है बचपना है और बालक बच गया है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा मैंने चैप्टर यहाँ पर बता दिया आपको, बालक बच गया, तो आपका ये क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ढेले चुन लो लघु निबंध में सच्चा प्रेमी किस पेटी को चुनता। तो ढेले चुन लो जो पाठ है हमारा, ढेले चुन लो पूरा का पूरा पाठ नहीं है, ये बालक बच गया, ढेले चुन लो, घड़ी के पुर्जे, तीनों के तीनों एक में ही हैं और चंद्रधर शर्मा गुलारी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है ढेले चुन लो जो लघु निबंध है उसमें ये निबंध की शैली में लिखा गया है, ध्यान रखना आपको। तो ढेले चुन लो जो ये लघु निबंध है उसमें सच्चा प्रेमी किसको बताया गया है? पहला लोहे की जो पेटी है उसको चुनता है, जो दूसरा सोने की और चांदी की, तीसरा चांदी की और जो था लकड़ी की। तो लोहे की आपका ठीक होगा, उसको ही सच्चा प्रेमी बताया गया है। अब आपको कैसे याद रहेगा सच्चा प्रेमी लोहे को ही चुनता है? देखो आज की दुनिया में वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो महंगी चीज़ होती है जैसे सोना हो गया, डायमंड हो गया, हम उसकी तरफ भागते हैं। तो वो जो है इसमें उल्टा दिखाया गया कि जो लोहे को चुनता है यानी कि जो लोहा होता है सस्ता होता है पर वो क्या खरा निकलता है। तो इसी प्रकार से लोहे को आज के टाइम पर नहीं चुनते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि पाठ में लोहे को ही सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन है अंधविश्वासी मान्यताओं पर किस निबंध में चोट की गई है। तो जो अंधविश्वासी जो मान्यताएं हैं वो जो है आपका किसमें की गई है, वो आपका यहाँ पर ढेले चुन लो में, जैसे कि आपको बताया गया है कि जो ढेले चुन ले हैं उसमें जो ढेले होते हैं उसको चुनकर वर क्या करता है, कन्या का जो करता है मतलब कन्या को चुनता है, अपनी जो वो होने वाली पत्नी है उसको चुनता है। तो ये जो चीज़ है इस पर कटाक्ष किया गया है अंधविश्वास पर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, अगला जो है 3 प्रश्न करने होते हैं आपका और ये आपके सेकंड बॉक्स से पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर पूछा गया रूप सिंह शैला के कौन से फूल लाता है। तो रूप सिंह जो है शैला के लिए जो ब्रोंज के फूल है वो लाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखो, रूप सिंह पहाड़ के रोए किन्हें कहता है। तो पहाड़ के रोए जो है रूप सिंह किसको कहता है, देवदार के जो वृक्ष होते हैं उसको कहता है। अगला क्वेश्चन है सूरदास की झोपड़ी पाठ में टेनी कौन मारता है। तो टेनी जो है जगदर मारता है। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया फर्स्ट। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन है, शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को कौन सी कहानी दर्शाती है? तो शहरी जीवन की जो दिखावट है या फिर बनावट है, तो ये ऑप्शन देखो, पहला सूरदास की झोपड़ी, दूसरा आरोहण, तीसरा सनविद्या और चौथा उपरोक्त सभी। तो सूरदास की झोपड़ी में इतना नहीं दिखाया गया कि जितना चित्रण हमारा आरोहण कविता में आरोहण पाठ में किया गया है उतना हमारा सूरदास की झोपड़ी में नहीं है। तो शहरी जीवन शैली को, उसकी दिखावट, उसकी बनावट को आरोहण में दिखाया गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखते हैं, और अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखो, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता? यह कथन किसका है? तो चूल्हा ठंडा, मैंने आपको जब ये चैप्टर करवा रही थी सूरदास की झोपड़ी, तो मैंने आपको बताया था कि चूल्हा ठंडा किया होता, ये वाली लाइन आपसे पूछी जाती है या फिर ये वाली पूछी जाती है, हम 100 लाख बार बनाएंगे जो झोपड़ी होती है उसको, तो किसके द्वारा कही गई है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हुए हैं, देखो जो सूरदास की झोपड़ी है उस चैप्टर के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, ये जो है ये कथन किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है। तो पहला यहाँ पर जगदर, दूसरा बजरंगी, तीसरा यहाँ पर नायक राम और चौथा सुभागी। ये जो है नायक राम ने कहा था, ध्यान रखना आपको, तो ग वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और मुझे ये बताना कि क्या आप सभी को ऐसा लग रहा है कि आप सभी की पूरी तैयारी है? अगर आप सभी ने मेरी सारी क्लासेस अटेंड की होंगी हिंदी की, तो मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आप सभी को लग रहा होगा कि हाँ, आप सभी ने पूरी तैयारी की है। और आप सभी को ये भी लग रहा होगा कि मैंने जो करवाया है उसी में से आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। और कल जब एग्जाम देकर आओगे तब भी आपको यही लगेगा कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वही जो क्वेश्चंस है आपके सेम टू सेम कहें या फिर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि देखो आप इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। टर्म 2 की भी तो तैयारी करनी है, हमें मिलकर बहुत अच्छी वाली तैयारी करनी है। और भी सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, पोल साइंस की भी करवाऊंगी मैं। आपकी जो प्रैक्टिस पेपर देखते हैं, अगर आप कहेंगे तो करवाया जाएगा, अगर नहीं कहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। और इसके साथ साथ आप सभी बताना कि जो ये क्वेश्चन है वो किस टाइप के आए हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में मुझे जो मैंने करवाया था उसी टाइप के आए हैं या नहीं आए हैं। कल सभी आते ही क्या करेंगे, इस वीडियो को ऑन करेंगे और इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्वेश्चंस जो हैं मैंने जो करवाए हैं, आज जो करवाए, जो आपके सैम्पल पेपर में थे, जो मैंने चैप्टर में जो जितने भी चैप्टर्स थे उनमें करवाए, जितने भी पोएम हैं उसमें करवाए, वो जो क्वेश्चन है आपको ऐसा लगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आया या नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आप सभी जो कमेंट है बच्चों के साथ शेयर भी करूँगी। और प्री बोर्ड सॉल्यूशन की अगर क्लास जो है अटेंड नहीं किया आपने, तो मैंने जो है कम्युनिटी में भी डाली है, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि कई बार यूट्यूब जो होता है नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, आपकी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो रह जाती हैं। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना साथ साथ में। और लाइव क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।